अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम जो है CS 606 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था ये बैक एंड में हमने देखा था इसके 3 पार्ट थे। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन था, रजिस्टर एलोकेशन था और इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग था। तो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन हमने इसमें देखा था, उसके बाद जो है रजिस्टर एलोकेशन हम इसमें देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ ये है कि कंपाइलर जो होता है ये ख़ुद भी एक प्रोग्राम ही होता है, इसको भी लोग लिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कंपाइलर का नाम लें तो हम कहें कि कंपाइलर तो अच्छा ही होगा। कंपाइलर भी अच्छे और बुरे हर तरह के हो सकते हैं। तो रजिस्टर एलोकेशन देखते हैं। रजिस्टर एलोकेशन क्या होती है? रजिस्टर्स एलोकेट किए जाते हैं। यहाँ जो भी चीज़ हमने सेव करनी होती है उसे डायरेक्ट मेन मेमोरी में नहीं सेव किया जाता बल्कि रजिस्टर्स में सेव किया जाता है। रजिस्टर एक ऐसी जगह होती है जो टेम्परेरीली डाटा को स्टोर कर लेती है। इनको एक्सेस करना इजी होता है। मसलन कि हमारा जो बैक एंड है उसमें एक टारगेट ये होता है कि वो फास्ट हो और कॉम्पैक्ट हो। तो फास्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम जहाँ भी अपनी वैल्यू को सेव करें वहाँ से हम इंस्टेंटली उसे जो है वापस ले आएँ। देखिए, अगर तो हम जो है रजिस्टर के अंदर वैल्यू को सेव करेंगे तो हम फ़ौरन से वैल्यू को वहाँ से वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर मेन मेमोरी में जाके सेव करेंगे तो हमें कई लूप्स चलाने पड़ते हैं मेन मेमोरी से अपनी वैल्यू को वापस लाने के लिए। तो वो वैल्यूज़ जो बार बार यूज़ हो रही होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उन्हें रजिस्टर के अंदर जो है एलोकेट कर दिया जाता है, रजिस्टर के अंदर सेव कर दिया जाता है और फिर वो वहीं से यूज़ करते रहते हैं। मसलन के जैसे आप इंट आई लिखते हैं तो आई के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे वो आपकी मेन मेमोरी में सेव होगी। तो आप कंपाइलर को हिंट दे सकते हैं कि आप इंट आई से पहले जो है सबसे पहले आप REG लिख दें और फिर इंट आई लिखें। तो कंपाइलर को हिंट मिल जाएगी कि ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने रजिस्टर में रखनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये आई की वैल्यू हमने पूरे जो प्रोग्राम है उसमें बार बार यूज़ करनी है, तो कंपाइलर को एक हिंट मिल जाएगी। और अगर आप नहीं भी देंगे तो ये काम जो है ये कंपाइलर खुद कर लेता है कि उसने किसको रजिस्टर एलोकेट करने हैं और कौन सी वैल्यूज़ को उसने मेन मेमोरी में रखना है। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं। उसकी यही वजह होती है कि उनके अंदर जो है रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं और वो फ़ौरन से अपनी वैल्यूज़ को जो है सेव और आउटपुट ले लेते हैं उनसे। उन्हें जो है मेन मेमोरी तक जाना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ऐसे एल्गोरिथम हैं जिनकी ऑप्टिमल रजिस्टर की प्रॉब्लम हल नहीं हो सकी, तो उनकी जो है कंप्यूटेशन फिर NP कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। इंस्ट्रक्शंस की स्केजुलिंग की जाती है किस लिए? ताकि जो हार्डवेयर है हमारी उसमें इंटरप्ट ना आए, उसमें इंटरलॉक्स ना हो। इसकी वजह से जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हम शुरू से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उनकी जो है स्केजुलिंग की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 पास कंपाइलर। हमने जब मैंने 2 पास कंपाइलर हमने स्टार्ट किया था तो मैं बताया था कि हमारे पास जो है 3 पास कंपाइलर भी होता है। 2 पास कंपाइलर में फ्रंट एंड और बैक एंड तो हमने देख लिया, लेकिन जो मिडल एंड है ये 3 पास कंपाइलर में एक एडिशनल चीज़ है। ये जो मिडल एंड होता है ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है और ये कोड को इम्प्रूव करती है या ऑप्टिमाइज़ करती है। इस स्टेज को मिडल एंड को ऑप्टिमाइज़र भी कहा जाता है। ये आपका जो कोड होता है उसको मतलब बेहतर बनाने का काम करती है। जैसे मसलन आपने लिख दिया इंट आई और आपने पूरा कोड लिख दिया। अब जब आप उसे चलाते हैं, रन करवाते हैं, तो आपको वो इंट आई पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा। तो ये जो मिडल एंड होता है ये आपकी उस चीज़ को देखता है कि मतलब अगर ये यूज़ नहीं हो रहा तो इसे ख़त्म कर दें और इसकी मेमोरी जो है हम वापस रख लेते हैं ताकि कहीं और यूज़ हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो मिडल एंड पे होते हैं। ऑप्टिमाइज़र हम इसे कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो कोड होता है उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है। तो इसके अंदर ये देखिए, यहाँ इसकी डायग्राम बनी हुई है मिडल एंड की। इसके अंदर जो है ऑपरेशन होते हैं छोटे छोटे, एक ऑपरेशन फिर दूसरा तीसरा ऑपरेशन, इस तरह बहुत सारे ऑपरेशन पर ये जो है मुश्तमिल होता है। और ऐसा नहीं होता कि आपने जो है एक दफ़ा ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए तो आपका काम ख़त्म हो गया। ऐसा भी हो जाता है कि आप इस साइकिल में बार बार जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि साइकिल जो है ये आपका वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी चल सकता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने कर दिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो हमारा होता है मिडल एंड, ये ओरिजिनल कोड को तो नहीं लेता,
लेकिन IR को लेता है, जो हमने IR बनाया होता है, और उसको रीराइट कर देता है, यानी कि उस कोड को दोबारा से लिख देता है। उसमें उसको इस तरह से लिखता है कि उसकी जो है काम वही रहे जो हमने कोड प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए, उसके अंदर जो खाली स्पेस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे उसके काम लिखे हुए हैं कि ये कौन कौन से काम है जिनको ये करता है। तो ये उसके कुछ जो हैं लिखे हुए, ऑप्टिमाइज़र क्या परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो ऑप्टिमाइज़र है वो डिस्कवर एंड प्रोपोगेट सम कांस्टेंट वैल्यूज़। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और वो हमने लिखी हुई हैं, जैसे अगर हमने x को वैल्यू दी हुई है और वो हम यूज़ कर रहे हैं, x को कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, उसके बाद वही वैल्यू हमने y कांस्टेंट y को भी दे दी और फिर हम उन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक ही वैल्यू को दोनों जगह पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने दी होती हैं उनको प्रोपोगेट करता है, डिस्कवर करता है। उसके बाद जो है मूव अ कंप्यूटेशन टू अ लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेस। कंप्यूटेशन जो हो रही होती हैं, जो कंप्यूट हो रहे होते हैं, जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, उनको ये कोशिश करता है कि ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे कम स्पेस लगे, कम टाइम लगे। मसलन एक हमने इंट आई इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो वो हमने लूप के अंदर लिखा हुआ है। अब जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा वो आई को जो है वैल्यू असाइन होगी, तो वैल्यू तो वही रहनी है ना। तो हम उसे बाहर क्यों ना लूप के लिखते कि एक ही दफ़ा असाइन हो जाए और वो चलता रहे। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो मतलब फ़ुज़ूल में हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती हैं, उसको ये काम कवर अप करता है। फिर स्पेशलाइज सम कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट की बेस पर ये काम करता है। डिस्कवर अ रिडंडेंट कंप्यूटेशन एंड रिमूव इट। ये वही बात कि जो हमने कहा था, अगर आपने इन टेक्स्ट लिखा हुआ है और पूरे प्रोग्राम में आपने उसे कहीं यूज़ ही नहीं किया, तो ये उनको जो है फाइंड करता है, डिस्कवर करता है और फिर उन्हें रिमूव कर देता है। उसके बाद है रिमूव यूज़लेस और अनरीचेबल कोड। ऐसा कोड जो यूज़लेस है, जो हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, उसे भी ये रिमूव कर देता है। और इन कोड एंड इडियम इन सम पर्टिकुलरली एफिशिएंट फॉर्म। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम i++ लिखते हैं, तो वो खुद ही कोड को पता चल जाता है कि इसका मतलब i इज़ इक्वल टू i+1 है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सम इडियम्स होते हैं जो कंपाइलर खुद से समझ लेता है कि इसका क्या मतलब है। ये सारा काम कंपाइलर कर रहा होता है, हमारे पास जो इसका मिडल एंड है वो ये काम कर रहा होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट किया जाता है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद फिर उन्हें रजिस्टर एलोकेट किए जाते हैं। देखिए, अगर हम डायरेक्ट अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें मेमोरी में सेव करेंगे और बार बार मेमोरी से लेके यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता है। इसलिए रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि रजिस्टर को एक्सेस करना इजी होता है, टाइम कम कंज्यूम होता है उन पे। तो रजिस्टर एलोकेट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो फिर इंस्ट्रक्शन की स्केजुलिंग कर दी जाती है और फिर उसके बाद हमें जो है सारे प्रोसेस के बाद मशीन कोड यहाँ पे मिल जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अगर सॉक्स होती हैं, अगर सॉक्स को धोने के लिए डालें तो उन्हें अलहदा से करके डाल देते हैं और फिर जब हम उन्हें इकट्ठा करते हैं तो हम उनके पेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना। उनको पेयर बना के फिर हम उनको इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम होती है। उनके पेयर्स को डीपैच किया जाता है और फिर उनके पेयर्स दोबारा से बनाए जाते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।